अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बी। अच्छा, एमसीक्यूज़ के बाद हमारे पास ये सेकंड पोर्शन था सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास आपने कॉन्सेप्चुअल आंसर्स देने थे। अब देखते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज़ एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव एग्जांपल। अच्छा, आपको पता है हमारे पास कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करे, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास, उसमें भी हमारे पास बॉडी की या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या होती है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होती है या उसकी मूवमेंट होती है। बट उसमें फ़र्क क्या होता है कि हमारे पास उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो होती है हमारे पास -x, या जिसमें आप x कहते हो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन इसलिए कि हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो होती है अपोजिट। सो वो हमारे पास होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसीलिए जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो तो ऑसिलेटरी होती है, बट जो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। लेट्स से आपको एग्जांपल दो इस तरह से कि हमारे पास जिस तरह रोटेशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, अब ये पीरियोडिक भी हमारे पास देखें, हमारे पास कंप्लीट बार बार रिवोल्यूशन इसकी हो रही है, बट इसमें हमारे पास जो इसकी कह लें कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, बट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी है उसको ये डिफाइन नहीं कर रहा। अब सेकेंड हमारे पास, इफ़ अ रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज़ हेल्ड टाइटली बाय हैंड इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, वाई। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस कब होता है, जब भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी मीडियम में, तो तब हमारे पास साउंड की वेव्स जनरेट होती हैं। अब जो रिंगिंग बाईसाइकिल के हमारे पास जो बेल है उसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पास साउंड की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें साउंड सुनाई देता है। बट जब आप उसको टाइटली अगर आप उसको पकड़ लें तो आपके पास वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो वो जो बेल की या उस बॉडी की आप वाइब्रेशन क्या है वो तो उसमें नहीं रहती, तो इसीलिए हमारे पास साउंड की वेव्स भी जनरेट नहीं होती, ठीक है। देन तीसरा हमारे पास, इफ़ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज इज़ द इमेज नेसेसरीली इन्वर्टेड। अच्छा, आपको पता है कि हमने जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर्स पढ़े थे उसमें ये ज़रूरी था कि हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा हमारे पास इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। क्यों? हमारे पास ये कन्वर्ज कर रहा होता है रेस को और सेम साइड पे इमेज बनाता है, बट वो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो कनकेव मिरर के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वो इन्वर्टेड इमेज ही प्रोड्यूस करेगा। देन नेक्स्ट है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट। अच्छा, कैपेसिटेंस की आपने डेफिनेशन बतानी है, तो आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली कैपेसिटेंस क्या होती है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर वोल्टेज, और आप कह लें पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है जिस तरह ही मैंने लिखा हुआ है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अब ये सी क्या है, जैसे कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी, चार्ज पर ईएमएफ, और कह लें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन इट्स प्लेट्स। आपको पता है कैपेसिटर की हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और ये क्या करता है हमारे पास चार्ज स्टोर करता है। एक हमारे पास अपोजिट चार्जेस इस पे एग्जिस्ट करते हैं और चार्ज स्टोर होते हैं, तो जिसकी कैपेसिटेंस है वो फिर क्या होती है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट वोल्ट्स बिटवीन दीज प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, और इसका यूनिट क्या हो गया हमारे पास, इसका यूनिट हमारे पास होता है, ये मेजर किया जाता है फेराड में, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और इसका यूनिट भी है हमारे पास। नेक्स्ट है, a number of light bulbs are connected to a single power outlet, will they provide illumination when connected in series or parallel। अच्छा, इसको अटैम्प्ट करने से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन है और पैरेलल कम्बिनेशन है उनमें फ़र्क क्या है। हमेशा हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, ठीक है, यहाँ पर वो कंपोनेंट कौन सा दिया हुआ है, लाइट बल्ब। जब भी वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो इन कंपोनेंट्स पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और करंट क्या रहता है, करंट सेम रहता है। बट जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इल्यूमिनेशन किस केस में ज़्यादा होगी। तो देखिए हमारे पास जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो तीनों बल्ब के क्रॉस, ठीक है, या जितने भी नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्ट किए हैं आपने सर्किट में उनको वोल्टेज बराबर मिलेगी, क्योंकि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है। तो उस केस में हमारे पास जो उनकी इल्यूमिनेशन है, ठीक है, या आप कह लें कि वो ज़्यादा रोशन होंगे
किसके मुकाबले में सीरीज़ कम्बिनेशन में। सीरीज़ में हमारे पास एक्चुअली हर बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी, तो शुरू में तो ज़्यादा होगी, बट जो उसके बाद जो आगे फर्दर हमारे पास आगे कंपोनेंट्स लगे होंगे बल्ब्स के, ठीक है, उन पे वोल्टेज पूरी नहीं मिल रही होगी उनको, वो डिवाइड होती जा रही है। तो इसलिए हमारे पास जो इल्यूमिनेशन ज़्यादा है वो होती है हमारे पास पैरेलल के केस में। देन एक्सप्लेन वाई इट इज़ डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन बाथटब। अब देखिए बाथटब में सबसे बड़ी हमारे पास जो डेंजरस थिंग है वो ये है कि हमारे पास वहाँ पर आप कह लें कि हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स हर जगह होते हैं, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हर जगह पे, और जो लाइट बल्ब हैं या लाइट का जो कनेक्शन है या जो स्विच होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है किसके, हमें वाटर के पार्टिकल्स के साथ। और वाटर का आपको पता है कि हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रो कटिंग हो सकती है या आपको इसमें बिजली का झटका लग सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं हमारे पास इसमें एक्सपोजर ज़्यादा है एक्चुअली पानी के साथ, और पानी आपको पता है हमारे पास क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए ये ख़तरनाक होता है। देन कैन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इन मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक रेस्ट पे है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से मूव करवा सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कभी भी मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, एक बात है कि अगर वो मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स और फिर उनको मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपोज किया जाए तो फिर वो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, बट अगर तो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में हैं तो आप कभी भी उनको विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनको मोशन में नहीं ला सकते। देन वाई image is distorted when a magnet is brought close to old television screens or monitors with cathode ray tube inside। अब देखिए हमारे पास जो ओल्ड टीवी स्क्रीन्स हैं या मॉनिटर्स हैं उनमें हमारे पास होती है कैथोड रे ट्यूब, जिसमें हमारे पास होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्ट होते हैं स्क्रीन पे, तब हमें उनकी इमेज मिलती है। अब जब भी आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उनकी आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। अब उस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोजेक्ट हो रहे थे स्क्रीन्स पे वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे अपने पाथ से, तो वो आपको कंप्लीट स्क्रीन पे इमेज क्रिएट करके नहीं देंगे, आपको डिस्टॉर्टेड इमेज उस सूरत में मिलेगी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैथोड रे एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। तो इसलिए हमारे पास इमेज जो होती है वो डिस्टॉर्ट होती है। अच्छा, अब इधर डिफाइन स्नेल्स लॉ। अच्छा, स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है? स्नेल्स लॉ हमारे पास होती है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स बिटवीन द इंटरफेरेंस ऑफ इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्शन रेज, ठीक है। अच्छा, इनकी हमारे पास जो रेशो बनती है साइन ऑफ एंगल्स की रिफ्रैक्शन की वजह से और इंसिडेंट की वजह से, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है बिटवीन द टू मीडियम्स। अब देखिए इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते होते हैं, n1 साइन थीटा 1 इज़ इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा 2, या हम इसको रेशो में अगर लिखते हो तो n1/n2 इज़ इक्वल टू साइन थीटा 2/साइन थीटा 1। अब देखिए हमारे पास ये n1 और n2 क्या है, हमारे पास दो मीडियम है, तो हमारे पास उसमें दो हमारे पास क्या बनेंगे, दो एंगल्स बनेंगे विद साइन ऑफ एंगल बनेंगे, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा होगा, इंसिडेंट, और एक हमारे पास होगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है। उनकी जो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास वो जो दो मीडियम्स है उनके अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और यही स्नेल्स लॉ डिफाइन करता है मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इसका जो एक लास्ट पोर्शन रह गया था वो ये है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव इलैप्स्ड। अच्छा, कहते हैं ये नहीं पूछ रहे कि हमारे पास 2 हाफ लाइफ के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहती है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है, तो जब 2 हाफ लाइफ उसमें पास हो जाएंगी तो वो सैंपल जो ओरिजिनल है वो कितना रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट हाफ लाइफ जब पास होती है किसी लेट से मैं एक सैंपल ले लें जिसको मैं n0 से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट सैंपल है। अब t1/2 हमारे पास होता है फर्स्ट हाफ लाइफ, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के पास वो सैंपल आपको पता है हाफ रह जाता है, तो n0/2। अच्छा, 2t1/2 का मतलब हुआ हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ, तो n0/2 क्या हो जाएगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा n0/4। अब देखिए 2 हाफ लाइफ्स तो पास हो गई हमारे पास, वो हमारे पास सैंपल कितना रह गया n0/4। अब वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल सैंपल कितना रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ओरिजिनल सैंपल कितना था n0, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो 2 हाफ लाइफ पास हो गई हैं, ठीक है, n0 माइनस n0/4। तो ये आपके पास अगर आप इसका LCM लें तो ये 4 आएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4n0 माइनस n0, या हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3n0 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास जो ओरिजिनल सैंपल है उसका
3/4 पार्ट बच जाएगा जब आपके पास 2 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।